मेरी माओ बहनों, छोटे भाइयों, मुझसे बड़े उम्र में बड़े भाइयों, मुझसे बड़े बुजुर्गों, बहुत सारे लोग मुझे यहाँ जानते होंगे मेरी शक्ल से, मेरे काम से। कितने लोग ईमानदार से जानते हो? हाथ खड़ा करो एक बार। ठीक है, आप नीचे करो, आप मत हटाना। ये माए बहनें कितनी जानती, इनमें से कौन कौन जानता मुझे? एक बार हाथ उठाओ। चलो, ज्यादातर लोग जानते हैं। मेरा नाम क्या पता? वेरी गुड, ठीक है, फिर तो जानते हैं। ऐसा होता है अक्सर आदमी झूठ झूठ में हाथ उठा देता है कि भाई सामने वाले आदमी को बुरा लगे, हमारे गांव में इसको बुरा ना लगे। ठीक है, अब मेरा नाम जानते तो काम भी जानते होंगे कि मैं क्या काम करता हूं। मैं इस देश में आपकी नौकरी करता हूं। ये नौकरी आपने मुझे नहीं दी, मैंने नौकरी खुद ली, और इस नौकरी में मेरा कर्तव्य है कि जो अधिकार संविधान ने आपको दिए हैं और जो दुश्मनों ने छीन रखे हैं, वो इस नौकरी के जरिए मैं आप तक पहुंचाऊं। इसकी तनख्वाह भी मुझे मिलती है। वो तनख्वाह ऐसी है, जब पिछले गांव में गया, कौन सा गांव था? मदारीपुर वालों ने मुझे बहुत अच्छा खाना खिलाया, मेरे लिए देसी घी लाए, दही लाए, रात विचार में बना होगा कि भाई आ रहा है, हलवा लेके आए, और गर्मा गर्म रोटी उड़द जो है तोले में बना के मुझे खिलाए। तो इसकी तनख्वाह मुझे मिलती रहती। खैर, आगे बात को बढ़ाते हुए आपको सबको बहुत बहुत बधाई कि आपने भव्य गुरुघर यहां बनाया। एक सुबह में गांव में गया था, वो कौन सा गांव था भाई? सबसे पहले टुंडा में गुरुघर की मैंने उनसे शिकायत की, लेकिन आपको बधाई कि आपने एक भव्य गुरुघर बनाया और बाबा साहब अम्बेडकर और सतगुरु रविदास जी महाराज की प्रतिमा स्थापित की। इसके लिए भी आपको पुणे बहुत बहुत बधाई। भव्य गेट, सब कुछ बहुत अच्छा है। इसका मतलब यहाँ के लोग जागरूक हैं, वो अपने इतिहास को जानते हैं, अपने गुरुओं को जानते हैं, अपने महापुरुषों को जानते हैं। अब सवाल ये है कि आपने ये मूर्ति क्यों लगाई? कोई एक नौजवान, उनको जो हमारे नन्ही फौज है ना, उनको जरा शांत करके आओ। जब उनको डीजे मिल गया घूमने के लिए, वो डीजे पे चढ़ के घूम रहे हैं, तो उनको समझा दो कि हल्ला ना मचाए, वरना जो मैं बात समझाना चाहता हूं नहीं समझा पाऊंगा। और मैंने फोन आपको क्यों बंद करा पता आपको? इसलिए बंद करा है कि जब मास्टर स्कूल में पढ़ाता है और पढ़ने वाले बच्चों का ध्यान इधर उधर होता है, तो मास्टर तो अपनी पूरी मेहनत करता है, लेकिन बच्चों का ध्यान उस तरफ नहीं होता। तो होता क्या है कि जब पेपर आता है तो बच्चे सोचते हैं कि लिखूं क्या, क्योंकि जिस दिन मास्टर जी पढ़ा रहे थे उस दिन तो बच्चे फोन फान लेके घूमते। ये तो समझो कि जब मैं यहां पढ़ाऊं, अगर मेरी यहां की कई बात आप नहीं समझ पाए तो फिर आप देखना कितने पीछे। तो आपने ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति क्यों लगाई अपने गांव? क्यों लगाई बता बता? उनके बलिदान को याद रखा जा सके। आप तो किस गांव के थे? मदारीपुर के हो? क्या कह रहे हो? खड़े होकर बताओ क्या कह रहे हैं। उनके त्याग और बलिदान को याद किया जा सके। उनके त्याग बलिदान को याद किया जा सके। याद, और आदर्शों को मानते हुए उनके आदर्श को हम चलते रहे। उनके आदर्शों को मानते हुए उस पर हम चले, और संसद की ओर चले। संसद की ओर चले, और तो काफिया है। हाँ, फिर भी बहुत कुछ बता दिया। इनका कहना यह है कि बाबा साहब को हम इसलिए मूर्ति हमने लगाई क्योंकि वो हमारे महापुरुष हैं और उन्होंने हमारे लिए बहुत त्याग बलिदान किया। भाई ये बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं यार, नौजवान लोग। मैं फिर ही कह रहा हूँ ना, एक मिनट में इनको बंद कर देगी पुलिस। अभी क्या तो मना दो है पुलिस वाले गोपाल, जाओ यार चुप करके, सब खो रहे अपना, अब प्यार से करना, ठीक है। तो और इन्होंने बताया कि इन्होंने इनके आदर्शों को हमें मानना चाहिए, इनके आदर्शों में चलना चाहिए। तीसरी बात कि संसद की ओर चलो। उस संसद में क्या, क्यों जाना चाहते हो संसद की ओर? उस संसद में ही है सबसे बड़ी ताकत, क्योंकि जब संसद में आपका मजबूत आदमी होगा तो पूरी सरकार से सीना ठोक के सवाल करेगा और ये पूछेगा कि 75 साल हुए मुल्क को आजाद हुए, आज भी इस देश में दलितों का, पिछड़ों का, मुसलमानों का, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों का, आदिवासियों का ये हाल क्यों है? सरकार ने इनके लिए अभी तक कुछ क्यों नहीं किया? मैं पूरा गांव घूम गया। अच्छा क्या तुमने मुझे घुमा दिया। एक नौजवानों का धन्यवाद। मैंने गांव घूम गया, मैंने देखा
कुछ मकान पक्के हैं, कुछ कच्चे। कच्चे का मतलब ईंटें खड़ी हैं, प्लस्तर नहीं हुआ, जिन पे प्लस्तर नहीं हुआ उन पे पेंट भी नहीं हुआ। और मैंने ये भी महसूस किया क्योंकि कपड़े, घर का रख रखाव वो आंखों से दिख जाता है कि हालात क्या है। तो इसका मतलब पूरे गांव में सभी लोग संपन्न नहीं। बहुत सारे घर ऐसे भी होंगे जिनके घर में सुबह कोई मजदूरी करने जाता हो, तब शाम के टाइम उनके घर में रोटी की व्यवस्था होती है। तो प्यारे भाइयों और सम्मानित साथियों, एक और मूर्ति है, ये तो बाबा साहब की बात हुई। दूसरी मूर्ति किसकी है? सदगुरु रविदास जी महाराज की। इनको आप क्यों मानते हैं बताओ? तो क्यों मानते हो भाई, यही पूछा। हाँ, और जिस बात का मुझे नहीं पता आपसे पूछूंगा ना, जिस बात का मुझे पता वो आपको बताऊं। तो हम इनको इसलिए मानते हैं कि देश में जाति है और जाति के आधार पे प्रेम भी है और ऊंच नीच भी है। भाई अगर पता लग जाए कि मैं आपकी जाति का हूं तो एक प्रेम पैदा होता है, और ये पता लग जाए कि जाति के आधार पर जो ऊंच नीचे जिसका लोग वो करते हैं वो खतरनाक भी। तो हम इनको इसलिए मानते हैं कि चमार कुल में पैदा हुए और आज से 650 साल पहले, लगभग 650 साल पहले इन्होंने बनारस में जन्म लिया, काशी में। और इन्होंने अंधविश्वास, पाखंडवाद, छुआछूत, गैर बराबरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उस समय वहां के सब विद्वानों को शास्त्रार्थ में हराते हुए इस देश में सतगुरु रविदास जी महाराज ने अपना झंडा और डंडा दोनों बुलंद किया। इसलिए हम इनको मानते हैं। और इन्होंने विचार भी दिए। विचार क्या थे? इन्होंने विचार दिए कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन्नु अन्न और छोटे बड़े सब सम बसे रविदास रहे बस। इन्होंने एक विचार दिया 650 साल पहले, 600 साल के लगभग। विचार क्या था, इस पर गौर करो। 600 साल पहले जहां इतनी गैर बराबरी, छुआछूत था कि आपको और मुझे और हमारे पूर्वजों को इस देश में तालाब से पानी पीने का अधिकार नहीं था। आपको, मुझे और हमारे पूर्वजों को स्कूल जाने का, मकान बनाने का, हॉस्पिटल जाने का, सुख सुविधाएं लेने का, नौकरी करने का, विद्वान बनने का कोई अधिकार नहीं था। तब सतगुरु रविदास जी महाराज ने 600 साल पहले इस देश को आईना दिखाया कि मैं कैसा राज चाहता हूं। और वो राज था बेगमपुरा राज। कौन सा राज? बेगमपुरा राज। बेगम का मतलब होता है जहां कोई गम न है। इसलिए उन्होंने कहा ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन्नु अन्न और छोटे बड़े सब सम बसे रविदास रहे। उन्होंने उनके बहुत सारे राजा महाराजा चले हुए, उन्होंने उनको ये सिखाया कि भाई ऐसा राज आना चाहिए जिसमें कोई छोटा बड़ा ना हो, कोई ऊंच नीच ना हो, कोई भेदभाव ना हो, किसी को खाने के लिए उनकी दिक्कत ना हो, ढकने के लिए तन ढकने के लिए कपड़े की दिक्कत ना हो, किसी के तन पर छत की कमी ना हो, किसी के यहाँ चोरी ना हो, किसी के यहाँ चकारी ना हो, किसी को परेशान न किया, किसी का लूटपाट ना हो, किसी बहन बेटी का अपमान ना हो और सब लोग सुख सुविधाओं का जीवन जिए। ऐसा राज आना चाहिए। आया क्या राज? कि भाई आया क्या? कितने साल हो गए? 600 साल के हो गए, अब तक नहीं आया। उसी राज को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में आपको सौंपा। 2 साल 11 महीने 18 दिन में उन्होंने लिखा भारतीय संविधान, जो संविधान हमको अधिकार देता है कि देश के हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान मिलना चाहिए और जाति के आधार पर कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, गैर बराबरी नहीं होनी चाहिए और धर्म के आधार पर भी कोई गैर बराबरी नहीं होनी चाहिए। इंसान को इंसानों जैसे अधिकार मिलने चाहिए, किसी बहन बेटी का अपमान नहीं होना चाहिए। ये सारे अधिकार संविधान हमें देके गया। लेकिन आज आप जानते हैं क्या हो रहा है देश में? आज हाल ये है कि वो संविधान खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग उस संविधान को कुचलना चाहते हैं। क्यों कुचलना चाहते हैं? क्योंकि वो बराबरी को नहीं मानते। वो चाहते हैं देश में वही हालात बन जाए जो आजादी से पहले थे, कि हमें कोई अधिकार न मिले और इस देश में चंद लोगों को बहुत सारे अधिकार हो, हम गुलामों जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाए। आप चाहते हो वो दिन आ जाए? चाहते हो वो दिन आ जाए? आप चाहते हो दिन आ जाए? नहीं चाहते। तो अगर नहीं चाहते तो उसको रोकने का प्रबंध क्या है? रोकोगे कैसे?
अगर आप नहीं चाहते कि वो दिन ना आए और संविधान बचे और हमें स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिले और आने वाले कल में हक अधिकार मिले, तो आप करोगे क्या? एक साथ जुटेंगे और क्या करेंगे? सबसे पहले एकता से चलेंगे, ठीक, और बाबा साहब को याद करेंगे। चलो मैं आपको बाबा साहब को याद कराता हूं। अब बाबा साहब को याद करने के लिए नाचने की जरूरत नहीं है, जय भीम के बहुत तेजी से नाम लगाने की जरूरत नहीं है। अब उनकी बात को समझना है। उन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा, जिस दिन संविधान सभा उस दिन कहा कि आज हम विरोधाभास की जिंदगी में कदम रख रहे हैं। कैसे जिंदगी में? भाई इन बच्चों को साफ करा देखो, वरना तो मजा नहीं आएगा, बात तक खराब हो जाएगा। आज देश करो मरो के हालात में है। कैसे हालात में? करो मरो। आज मुझे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा याद आता है। इन्होंने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वो नारा मुझे याद आ रहा है, याद कराता हूं फिर बोलता हूं। बाबा साहब ने कहा, जब संविधान चौपाई कहा, आज हम विरोधाभास की जिंदगी में कदम रख रहे हैं, क्योंकि राजनीति में वन वोट वन वैल्यू, राजनीति में तो हम लोग बराबर हो जाएंगे, लेकिन देश में सामाजिक गैर बराबरी और आर्थिक गैर बराबरी जब तक रहेगी तब तक राजनीतिक लोकतंत्र सामाजिक लोकतंत्र नहीं बन पाएगा। और जब तक राजनीतिक लोकतंत्र सामाजिक लोकतंत्र नहीं बनेगा तब तक गरीब का बेटा कुर्सी पर नहीं बैठेगा, और जब तक गरीब का बेटा कुर्सी पर नहीं बैठेगा तब तक गरीबों की जिंदगियों में कोई उजाला नहीं। इसलिए आज हम बाबा साहब को याद करते हैं कि उन्होंने ये उंगली का इशारा संसद की तरफ टूट दिया। एक तरफ गांधी जी थे जो धोती कुर्ता पहनते थे, और एक तरफ कुर्ता नहीं पहनते, धोती पहनते थे। दूसरी तरफ बाबा साहब अम्बेडकर थे जो कोट पहनते थे। एक बार उनसे पूछा गया कि भाई आप कोट क्यों पहनते हो? उन्होंने कहा, मैं अपने समाज का नेता हूं, नेतृत्व करता हूं। मैं उनको ये दिखाना चाहता हूं कि हमें इस कोट को पहन के, जैसा कोट मैंने पहना ऐसा कोट वाला बाबू बनना है। हमें इस देश में भूखा नंगा नहीं रहना, हमें इस देश में स्वाभिमान सम्मान का जीवन प्राप्त करना है, पढ़ लिख के आगे बढ़ना है। उन्होंने नारा दिया कि शिक्षित बनो, चाहे अपने घर के दीवारों पर लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं। उन्होंने नारा दिया शिक्षित बनो, हमारे लोग पढ़ने लगे। उन्होंने नारा दिया संघर्ष करो, तो हमारे लोग संघर्ष करने लगे। उन्होंने नारा दिया संगठित हो जाओ, तो हम संगठित होने लगे। और जब तक हम शिक्षित हो गए, संगठित हुए, हमने संघर्ष किया, तो इस देश में हमारा राज आया। और ऐसा राज 2000 साल पहले भी आया, जब इस देश के कमजोर हक वंचित शोषित समाज के लोग, जिनको शूद्र कहा जाता था, वो चंद्रगुप्त मौर्य जी के नेतृत्व में इकट्ठा हुए और इस देश में मौर्य समाज का शासन आया। मौर्य समाज भी हमारा ही समाज है, और उसी समाज, उसी शासन में यह देश सोने की चिड़िया होता था। इस देश में सामूहिक व्यापार था और मिलजुल के लोग आगे बढ़ते थे। मेरे प्यारे भाइयों, याद करो, मैंने आपको ये बात क्यों बताई? क्योंकि बाबा साहब ने ये भी कहा कि अगर लक्ष्यहीन नेता आपके पास होगा और आप लक्ष्यहीन नेता के पीछे चलोगे तो लक्ष्यहीन नेता समाज को पथ भ्रष्ट कर देगा, गलत रास्ते पर ले जाएगा। अगर आपको नेता चुनना है तो ऐसा नेता चुनो जो आपको आपकी तरक्की के रास्ते पर लेके जाए, जिससे आपके घरों के जो अंधेरा है वो अंधेरा उजाले में बदल जाए। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरी बहनों, माओ, बाबा साहब ने यह भी कहा कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी आने वालों है। उन्होंने ये भी कहा, अगर आप राजनीति में हिस्सेदारी नहीं लोगे करोगे तो उसका सबसे बड़ा दंड ये होगा कि योग्य लोग अपने ऊपर शासन करें। बैठे हो कुछ उठा के भागोगे, तुमसे जाओ, मैं जाता हूं, कितने दिन पर जाओगे घुटनों पर? छोटा भाषण सुनाओ, सोचो स्कूल में 12-12 साल पढ़ ले, जब कुछ समझ में नहीं आया, छोटे साल में क्या समझना कंप्यूटर। तो थोड़ा सा माइक चल रहा है, किसी में समझने का प्रयास करो। मेरी बहनों को आवाज आ रही है? पक्का? अब आ रही है आवाज? बहुत चिड़ी है ये अच्छी है, बता। ये मेरा इलाज करेंगे लोग, बस माइक की व्यवस्था कर लेना, थोड़ा सा रहो। तो मैं चंद्रशेखर आजाद, आप मुझे जानते हैं, आपके दिलों में मेरे लिए प्यार भी होगा, लेकिन आप ये जानते हैं कि मैं किसी धन्ना सेठ का बेटा नहीं हूँ, मैं किसी नेता मंत्री का बेटा नहीं हूँ। मैं आप ही की तरह गांव में रहने वाले एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूँ, और पिछले 11 साल से गांव-गांव, गली-गली, कस्बे-कस्बे, शहर-शहर, जिले-जिले, प्रदेश-प्रदेश में जा जाके, और मैं और मेरे साथी भीम आर्मी,
भारत एकता मिशन के जो हमारे साथी और फिर आजाद समाज पार्टी के साथी, हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा हो और ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का देश बने। लेकिन सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में बैठी है, उनके पास सरकारी मशीनरी है, उनके पास सीबीआई है, उनके पास ईडी है, उनके पास इनकम टैक्स है, उनके पास एनआईए है, उनके पास पुलिस है, उनके लोग झूठे मुकदमे लगाते हैं, उनके लोग जेल भेजते हैं और रोज रोज वो हमारी बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियों को तोड़ते हैं जानबूझ के कि हम लोग इसमें फंसे रहे। वो रोज रोज हमारी बहन बेटे का अपमान करते हैं, जुल्म ज्यादती करते हैं। मैं कितनी घटना आपको याद दिलाऊं? मैं एक ही घटना आपको याद दिलाऊंगा। जिस दिन मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव हुआ, जब हाथरस में हमारी एक बच्ची को गुंडों ने नोचा और फिर उसकी जीभ तक काट दी, उसकी गर्दन तक तोड़ दी और उसको तमाम तरह के अपमान सहने के लिए मजबूर किया और हॉस्पिटल में उसका इलाज भी नहीं होने दे रहे थे। और मुझे खबर लगी, मैं दौड़ा अलीगढ़ गया, रास्ते में पुलिस ने मुझे रोक लिया, मैंने अपनी गाड़ी छोड़ी और बस में बैठ गया। उन्होंने बस का पीछा किया, मैं बस से उतर के जंगल के रास्ते गांव में पहुंचा, वहां से मोटरसाइकिल ली और मोटरसाइकिल को लेके मैं पुलिस को चकमा देते हुए अलीगढ़ हॉस्पिटल में पहुंचा। हॉस्पिटल में जाके जब मैंने उस बहन के हालात देखे तो मुझे बहुत तकलीफ और मैंने सरकार से मांग करी कि अगर वास्तविकता में इस बच्ची को बचाना चाहते हो, वास्तविकता में न्याय करना चाहते हो, तो इस बच्ची को अच्छे इलाज के लिए दिल्ली एम्स भेजो। तो सरकार ने एम्स तो नहीं भेजा, सफदरजंग भेज दिया। सफदरजंग में वो बच्ची रही, वहां के डॉक्टर ने इलाज नहीं किया और उस बच्ची की जान। मैं बाहर बिहार में था, चुनाव चल रहे थे बिहार के, मुझे खबर आई कि भैया ऐसा हो गया। मैं तत्काल फ्लाइट लेके आया और सफदरजंग हॉस्पिटल में धरना दिया, लेकिन पुलिस ने हमारे लोगों के साथ मारपीट करके उस बच्ची के शव को उठा ले गए और गांव में जाके उसकी ऐसी माँ जो बैठी है, उसकी माँ को, उसके पिता को, उसके भाई को गेट में बंद कर दिया और उन्होंने जिद की कि हमें हमारी बच्ची को देखने दो, तो देखने नहीं दिया, उनको मारपीट के बंद कर दिया और बच्ची को पेट्रोल छिड़क के जाके जला दिया। जब उस बच्ची को जला दिया और मैं जब लड़ने के लिए गया तो मुझे गिरफ्तार करके मथुरा के पास कोसी कलेक्ट चौकी है, वहां पूरी रात को रखा और सुबह मुझे पकड़ के खा लिया छुटपुर। और जब मैं घर आ गया तो वो पुलिस वाले मेरी बात को कह गए कि चंद्रशेखर कहो सरकार की टक्कर मत ले, सरकार की गोली मार देंगे। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि भाई चंद्रशेखर, वो पुलिस वाले मुझसे कहने गए कि गोली मार देंगे। मैंने अपनी माँ से पूछा दे दो वो दिन है और आज का दिन है जब मैं यहाँ, मेरे भाई मुझे माला पहनाते, मैंने उनको हाथ जोड़ के मना करते कि माला नहीं पहनता। उस दिन मैंने तय किया, वचन दिया अपनी माँ को भी कि जब तक इस देश की सारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हो जाएगी तब तक चंद्रशेखर आजाद मन से माला नहीं पहनेगा और पूरा दोबारा हाथरस में गया, वो गुंडे गिरफ्तार हुए, उनको बचाने का सरकार ने पूरा प्रयास किया। एक बार फिर खबर आई कि उनके घर के सामने एक एक फीट के गड्ढे हो गए और चारों तरफ से भी घरों में कूड़ा डाल दिया है और वो परिवार उम्मीद कर रहा सारी पुलिस प्रशासन मुझे कहते हैं कि चले जाओ, ये ताकतवर लोग गाँव को मार देंगे, मारने का जिंदगी मौत एक बार मिलती है। अगर मैं यहाँ छोड़ के चला किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी, सामना करने की मैं नहीं रहूंगा। पूरी रात में वहीं रहा, मैंने अधिकारियों को टाइट किया तो रात को 1:30 बजे सड़क बननी शुरू हुई। पहले तो मैंने फिल्मों में देखा था उनके रात बनती है और उस दिन मैंने खुद ही देखा कि 1:30 बजे रात को बनी और सुबह 5 बजे पक्की सड़क बन गई, पूरा सब कुछ साफ हो गया, जेसीबी लग के सारे काम हो गए। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि अगर इस लड़ाई को लड़ना तो और मजबूती से इस काम को करना पड़ेगा। और आप जानते हैं जितने भाई मुझे यहाँ देख रहे हैं, जितने मुझे देख रहे हैं, कोई ऐसा दिन है कि जिसमें घर में बैठ कर आराम करता हूँ। हर दिन मैं कोशिश करता हूँ कि जहां मेरी जरूरत है मैं वहां पहुंच जाऊं। अभी 2 दिन पहले मैं औरैया गया, उससे पहले मैं मुजफ्फरनगर गया था और उसके बाद भी मैं जाता रहता हूं। और मेरा दिल इसलिए तकलीफ में है क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी बहन बेटी का अपमान। 2 घटनाएं इतनी बुरी हुई, पहली हुई यहाँ, मैंने अभी पिछले गांव में भी बात बताई थी, मुझे दोबारा बतानी पड़ेगी क्योंकि तुम जाग जाओ। क्या हमने बच्ची आज से पैदा की जो उनका रेप होती है, आप मुझे जवाब दो। मैं भी आपसे सवाल कर, मैं गया मुजफ्फरनगर। क्यों गया? क्योंकि मुजफ्फरनगर का एक परिवार अपना घर पालने के लिए कोल्लू पे काम करता था, बागपत।
कोल्लू मालिक ने, उनकी एक बेटी थी, जवान बेटी, वो उसके माँ बाप गए जो झोंकने काम बंद करे, खाना खाने चले गए, उस बेटी को बदनीयत से पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो उसने हल्ला मचाया अपनी इज्जत बचाने के लिए, तो उन्होंने उसको कोल्लू को फेंक दिया। वो 60% जल गई। अगर किसी ने घटना के बारे में सुना तो फिर वो उसके माँ बाप कहने लगे कि हमारी बेटी का इलाज करा दो, तो वो उसको 1 साल की जगह दिल्ली ले गया। दिल्ली में अस्पताल में छोड़ के भाग गए। उसका भाई गया रिपोर्ट दिखाने, तो उसको उसकी पिटाई करवा दी। फिर भीम आर्मी के लोग पता लगा, तो भीम आर्मी के लोग जाकर उसकी FIR दर्ज कराई और उस बेटी को दिल्ली में भी इलाज करा, फिर उसको मुजफ्फरनगर में ले आए, तो इनसे मिलने के लिए गया और वो बिल्कुल नाम से हुई। और जब मैंने उसकी सर पे हाथ रखा पूछा, तो मैंने पूछा न्याय चाहती है, तो उसने रोते मुझसे कहा नहीं था। तो मैंने उसकी माँ को वचन दिया कि उन अपराधियों को सजा दिला करेंगे, आप चिंता मत, और आप अकेले मत समझना, डरना मत किससे। वो ताकतवर लोग आके धमका भी रहते, मैंने उनको कहा कि डरना मत, चंद्रशेखर आपके साथ। ये एक घटना है, ऐसी घटना रोज होती है पूरे प्रदेश में। फिर अभी जो एक औरैया में घटना, एक वीडियो उन्होंने वायरल करी, मुझे भेजी गई कि एक 12 साल का बच्चा और उसकी माँ मुझसे कह रहे थे कि मेरे पति को, मेरे ससुर को, मेरी सास को मार दिया, भैया आप आ जाओ, हमारी मदद कर दो, क्योंकि हम यहाँ डर के समय में कभी भी हमारी हत्या हो सकती है। फिर मैं उनकी हाँ भी गिरा दी। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, आपसे नहीं कर रहा हूँ, इनसे कर रहा हूँ, मुझसे आंख मिलाओ, जवाब दो, मैं आपका खून। क्या आप इतने कमजोर हो कि अपनी बहन बेटी को रक्षा नहीं कर सकते हो? बताओ। इतने बड़े बड़े बाल रख लो, शरीर मजबूत कर लो, मोटरसाइकिल पे घूम लो, गाड़ी पे घूम लो, लेकिन हमारा असल सम्मान क्या है बताओ? हमारी बहन बेटियां हैं नहीं हमारा सम्मान। और अगर हम अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकते तो फिर हम कहें के गाने बजा लो, रविदासी हम कुछ ही बजा लो, क्या है? आप तो जवाब दो। छोड़ो सारी बात। जो आदमी अपनी बहन, जो समाज अपनी बच्चों की रक्षा नहीं कर सकता, वो काहे का समाज है? तुमसे अच्छा तो जानवर होता है। जानवर को देखना, अगर जानवर के बच्चे पे कोई नजर उठाता ना, तो वो उस आगे, मैंने तो एक वीडियो देखी, एक सांप मुर्गी के बच्चों को पकड़, अंडों को और बच्चों को पकड़ने का प्रयास कर रहा है, उसकी मां अड़ जाती है उनके सामने। ये तो अड़ सकती है, मैं इनको जानता हूँ। आप बताओ, आप कहाँ के बहादुर हो? सचपुरा वालों, जवाब दो मुझे। क्या तो मुझे बताओ, मैं गलत पूछ रहा हूँ क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ? ये होता है नहीं होता बताओ? जब आप रोज अखबार खोलते हो, टीवी देखते हो, यूट्यूब देखते हो, व्हाट्सएप देखते हो, खबरें आती नहीं आती है, तो क्या उन बच्चों के लिए आप पे कोई सुरक्षा चक्र है? मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ ना, आप बहुत खुश, तो आपसे जवाब देना पड़ेगा। आप ही तो जवाब दोगे ना। चंद्रशेखर अकेला क्या करेगा? अकेला चंद्रशेखर क्या करे? कितने ये भाई, महापुरुषों ने कहा सिर्फ सांसों का रुकना मौत नहीं होती, जिसका जमीर मर जाता है वो मर जाता है। अपने लोगों की तकलीफ पे जिसके चेहरे में मुस्कुराहट आती है वो जिंदा नहीं है, मरा हुआ है। समझ रहे हो? वो अपनी बारी का इंतजार कर रहा है कि कब मेरे घर में ये आग लगे और जब मैं चिंगाड़ कहूं कि मेरे परिवार को न्याय दे दो। जिसपे बीतती है ना उसको पता लगता है। मैं समाज को परिवार मानता हूं, मुझे पता है कि जब ये तकलीफ होती है तो दिल भी रोता है और आंखें भी। आप पे जवाब नहीं है खजपुरा के लोगों, आप पे जवाब नहीं, क्योंकि आप इस तकलीफ से बेखबर हो। आपके गांव में आपकी आबादी ज्यादा है, आपको लगता है कि अन्याय होता नहीं। सच ये है क्या कि अन्याय होता नहीं है? बताओ बताओ, अन्याय होता नहीं है कि बंद हो गया अन्याय? देखो मैं आपको याद दिलाता हूँ, मूछे रखने पे जितेंद्र मेघवाल की राजस्थान में हत्या की, किया नहीं की? बताओ। मटकी छूने पे इंद्र मेघवाल की राजस्थान में हत्या की, किया नहीं की है? घोड़ी पे बैठने पे आज भी मारपीट होती है नहीं होती है? बताओ। लोगों को घोड़ी से उतारा जाता है, नहीं उतारा जाता है? तो फिर आप चुप क्यों? क्या आप जानवरों से ज्यादा मर गए? फिर मूर्तियां काहे को लगा रहे, काहे को नाच कूद रहे? भाई आप बताओ ना मुझे, क्या हम कमजोर हैं? ये नौजवान लोगों बताओ, कमजोर हो तुम लोग? फिर ऐसा क्या हुआ तुम्हारे नेताओं ने तुम्हें पंगु क्यों बना दिया कि इतने जुल्म जाति को खत्म नहीं कर पा रहे हो? तुम अपनी ताकत भूल के 2 अप्रैल 2018 तुम्हें याद है नहीं याद है कि हमने देश की सरकार को बता दिया था कि हम कितने दमदार हैं, और हमने बंद बुला के इस सरकार को झुका के दिखा दिया था, सुप्रीम कोर्ट को भी। क्या हो गया तुम्हें? मैं तो तुम ताज्जुब में हूं कि जिस कुल में सतगुरु रविदास जी महाराज पैदा हुए, जिस कुल में बड़े बड़े योद्धा पैदा हुए, बाबू जगजीवन राम जैसे नेता पैदा हुए, मान्यवर काशीराम साहब जैसे नेता पैदा हुए, उस समाज को क्या हो गया?
उस समाज को क्या हो गया? उस समाज को ये हो गया है कि वो समाज ये सोचता है कि उनकी लड़ाई कोई और लड़ेगा। असल बात ये है, उस समाज को लगता है, इस समाज को भी लगता है कि इनकी लड़ाई लड़ने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर दोबारा आएंगे, सदगुरु रविदास जी महाराज वापस आएंगे, मान्यवर कांशीराम साहब वापस आएंगे और वापस आके वो इनको अधिकार दिलाएंगे। ये मेरे लोगों, भोले भाले लोगों, ये बताओ, जो अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चे कुर्बान करके दिए थे, वो अधिकार आपके सामने छीन रहे हैं। अगर बाबा साहब से वास्तविकता में आंख से आंख मिलाओगे, क्या जवाब दोगे बाबा साहब? अगर बाबा साहब सिर्फ अपने लिए जीते तो मेरी माँ बहनों को बैठने के लिए कुर्सी कौन देता? अगर बाबा साहब अपने लिए जीते तो मेरी बहनों को पढ़ने के लिए अधिकार कौन देता? अगर बाबा साहब अपने लिए जीते तो हमारे तन पे सुंदर सुंदर कपड़े कहां से आते? अगर बाबा साहब अपने लिए जीते तो ये गुरु घर कैसे बनता? अगर बाबा साहब अपने जीते तो इन कमजोरों के बच्चों को गाड़ी में बैठने का अधिकार कौन देता? और अगर बाबा साहब अपने जीते तो हमारा वजूद क्या होता? उन्होंने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए, काशीराम साहब ने कुल जिंदगी कुर्बान की, तब जाके आज हम यहाँ खड़े हैं। लेकिन अगर ये सब खत्म हो जाएगा तो फिर कल क्या करोगे? तरफ भाजपा आरएसएस के लोग, आप नहीं अपना काम करो, दुश्मन तो अपना काम कर रहे हैं ना, तो वो तो लग रहा है ना, रोज आरक्षण खत्म हो जाए, नौकरी खत्म हो जाए, सरकारी सिस्टम खत्म हो जाए, संविधान खत्म हो जाए। एक बड़ा, सबसे बड़ा हथियार आपके पास है। जब राजतंत्र था तो हथियार होते थे तलवार, हथियार होते थे भाले, हथियार होते थे बंदूक, तोप, हजारों लोग युद्ध करते थे, हजारों लोग की जान जाती, तब राज बदलता था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको 2 हथियार दिए। एक हथियार ये क्या है? ये कलम, ये कलम युग है। अगर अपराध करे प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या कोई भी आशाराम जैसा हो, राम रेंजर कितना ताकतवर हो, तो कहां जाएगा? जेल। और एक अधिकार है आपके अंगूठे में, जिसको दिलाने के साथ बाबा साहब ने कहा कि आज मैंने रानी का पेट चीर दिया, आज के बाद राजा बैलेट बॉक्स से तैयार होगा, आपकी वोट से तैयार होगा। आपने राजा बनाया भी, राजा बना भी, राजा ने बनके जो सेवा करता की भी, लेकिन आज राजा शिकंजे में फंस गया। बड़े लोगों, जिम्मेदार लोगों, आज राजा शिकंजे में फंस गया है। और शिकंजे में फंसा व्यक्ति अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकता, आपकी तो क्या लड़ेगा? आपने जो पेड़ लगाया था और जिस पेड़ को सींच के आपने बड़ा किया था, जिसने आपको छांव भी दिया, फल भी दिए, आज वो पेड़ सूख गया। आप बताओ, अपने बच्चों के आने वाले भविष्य के लिए क्या तैयारी है आपको? कौन पैदा कर रहे हो जो आपकी लड़ाई को लड़ ले? किसकी मदद कर रहे हो? कौन सा पेड़ लगा रहे हो जो आने वाले कल में तुम्हें छांव दे, फल दे, आपकी रक्षा करे, आपकी सुरक्षा करे? क्या इंतजाम किया आपने? मैं तो धन्यवाद दूंगा भीम आर्मी के साथियों का कि पिछले 10 साल से उन्होंने कंधे से कंधा मिला के हर एक दिन इस लड़ाई को मेरे साथ लड़ने का काम किया। और चाहे दिल्ली में सदगुरु रविदास जी गुरु घर टूटा हो, एनआरसी का मामला हो, किसानों का आंदोलन हो, पहलवानों का आंदोलन हो, और देश में कहीं भी अगर आज कोई किसी बहन बेटी पर अन्याय अत्याचार होता है, किसी कमजोर के साथ अन्याय अत्याचार होता है, तो पुलिस से पहले भीम आर्मी को कॉल करता है कि भीम आर्मी वालों आ जाओ, मुझे न्याय दिलाने। ये पैदा किया है देश में भीम आर्मी ने। मैं धन्यवाद दूंगा भीम आर्मी के साथियों का। प्यारे भाइयों, ये लड़ाई आखिरी दौर में चल रही है, और जैसे मैंने आपसे कहा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, और मैं आपको याद दिलाता हूं आपकी ताकत। सुनो मुझसे, ताकत किसे कहते हैं? इस देश में द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ तो यहाँ जातियों के आधार पर रेजिमेंट बनी। क्या बनी? रेजिमेंट। तो एक रेजिमेंट बनी चमार रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट बनी, राजपूत रेजिमेंट बनी, महार रेजिमेंट बनी, और एक रेजिमेंट बनी चमार रेजिमेंट। कौन सी रेजिमेंट? और उस रेजिमेंट को कहां भेजा गया? कोहिमा, द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने के लिए। और उसने 3 कंट्रियों की संयुक्त सरकार उसको, आर्मी को वहीं कोहिमा में हरा दिया, बर्मा में, कोहिमा में, म्यांमार में वहीं हरा दिया। और जब वो देश में वापस लौटे तो उनको बैटल ऑफ ऑनर मिला। समझते हो? बैटल ऑफ ऑनर, बैटल ऑफ ऑनर का गार्ड मिला उनको कि भाई आपकी जो सेना वो सबसे मजबूत है। फिर ये हुआ कि उनसे कहा गया, अंग्रेजों ने उनसे कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजादी का आंदोलन चला रहे हैं, आप उनके खिलाफ लड़ो। उन्होंने कहा नहीं भाई, हम इस देश में देशभक्त हैं, हम आपकी सेना में हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अपने लोगों के खिलाफ लड़ेंगे। इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि हम सुभाष चंद्र बोस जी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। तो उन्होंने कहा हम आपकी सेना हटा देंगे। उन्होंने अपनी नौकरियों को दांव पे लगा दिया और सेना जो चमार रेजिमेंट थी वो
निष्कासित कर दी गई और हमारे लोगों की नौकरियां छीन ली गई। लेकिन हमारे लोगों ने लड़ना बंद नहीं किया, वो लड़ना सीख गए थे। वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ चले गए और उन्होंने आजाद हिंद फौज ज्वाइन कर ली और आजाद हिंद फौज के जरिए उन्होंने अंग्रेजों से आमने सामने की लड़ाई लड़ी और अंत अंग्रेजों को यहां से भागना पड़ा। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपकी ताकत याद दिला रहा हूं कि आप कितने शक्तिशाली हो। जब आपके हाथ में हथियार आता है, आपके जब सुरक्षा की जिम्मेदारी आती है, तो आप बड़ी से बड़ी ताकतों को हरा सकते हो। लेकिन आप अपना इतिहास भूल बैठे हो और जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। मैं अपने वीर योद्धाओं को याद दिलाना चाहता हूं, आज इस देश को आपकी जरूरत है। ये देश आपको पुकार रहा है। इस देश को बर्बाद करने की कसम भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों ने खा ली है और वो इस देश को टुकड़े टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। आज फिर आपको बलिदान के लिए तैयार होना पड़ेगा, मगर इस बार हमें बलिदान झगड़े से नहीं, इस बार हमें संवैधानिक तरीके से, क्योंकि अभी संविधान है, वोट की ताकत से देना। अगर आपने नगीना विधान लोकसभा में आजाद समाज पार्टी के पक्ष में मतदान किया और अपने भाई चंद्रशेखर आजाद को वोट दी, तो यहां से आपकी ताकत बनेगी और ये वो ताकत होगी जो दिल्ली की गद्दी पे जाके दिल्ली के प्राइम मिनिस्टर को, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर को आंखों से आंखें मिला के सवाल पूछने का काम करेगी, आपके हितों के लिए काम करेगी। कि आजादी के इतने दिन बाद भी नगीना में अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे स्कूल क्यों नहीं बने, अच्छे कॉलेज क्यों नहीं बने, अच्छी फैक्ट्रियां लग के रोजगार क्यों नहीं मिला, बहनों माताओं तक कुटीर उद्योग लगा के रोजगार क्यों नहीं पहुंचा। बिजनौर के नगीना के लोग हक अधिकारों से वंचित क्यों। आपने नगीना जब पार्लियामेंट बनी, आपने 2009 में यशवीर सिंह जी को सांसद बनाया और यशवीर सिंह जी वोट लेके आपकी और जाके उन्होंने प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल ही फाड़ दिया आपका। ठीक है, कितने लोगों को उन्होंने मजबूर कर दिया। जो काम अटल बिहारी वाजपेयी नहीं कर पाया, जो काम सोनिया गांधी नहीं कर पाई, वो काम हमारे आदमी ने कर दिया दुश्मन के खेमे में जाके। फिर आपने यशवंत सिंह जी को बनाया, वो भाजपा में से भाजपा में रहकर आदमी काम की उधारी देता है, वो हमारे काम क्या करते बेचारे। और फिर तीसरी बार आपने पिछली बार गिरीश चंद जी को बनाया। आप अपने मन से पूछ के बताओ, क्या गिरीश चंद जी ने जो काम आपके लिए करना था वो किया? सच तो ये है, गिरीश चंद जी को तो लगा कि पलट के भी मत देखो। हर आदमी मन से यही कह रहा है, हर आदमी हमारे साथ यही कर रहा है कि वो हमसे वोट ले जाता है और मुंह फेर लेता है। उसको लगता है कि गरीबों से उनका कोई वास्ता नहीं। कब तक चलेगा? आप अमीरों को ताकत देते रहोगे, अमीर ताकतवर होते रहेंगे, तो गरीब कैसे ताकत में है, गरीब कैसे पैरों पर खड़े होंगे, मुझे बताओ। ये वोट दिया मजबूरी में, ये हमें अपने से देना था। लेकिन अब आगे यहाँ जितने आदमी खड़े हैं, इतना ताल्लुकात है हमारा इस जिला बिजनौर के अंदर कि जब देखना ताकत तुम्हारी कि हमारी कितनी ताकत है। अब मैं आपके पास आ रहा हूं, ये बताओ, अगर आपका विकल्प आता आप मुझे बताओ नौजवान भाइयों, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर चंद्रशेखर आजाद ताकतवर होगा तो क्या आप ताकतवर नहीं होंगे? क्या थानों से आगे कोई हमारे आदमी को जबरदस्ती निर्दोष को पकड़ ले जाएगा क्या? या कोई किसी गरीब की जमीन छीन लेगा क्या? नहीं। तो फिर जब हम सब कर सकते हैं तो हम कितने क्यों हैं? इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ, इस लड़ाई में आप मेरा साथ दें, अपना साथ दें। आप सबको जिताते आए, इस बार आप अपने जीतने की तैयारी करें और अपने बीच के अपने भाई को आगे बढ़ाने का काम करें, जिससे कि वो लड़ाई दिल्ली तक जाए और दिल्ली में जहां भी देश दुनिया में हमारे लोग हैं, हम उनको इकट्ठा करके एक ताकत बनाने का काम कर सकते हैं। क्या आपको लगता है मेरे अंदर काबिलियत की कमी है? क्या मैं कोई लड़ाई लड़ने में किससे पीछे हूँ? क्या मैं पढ़ाई लिखाई में किससे पीछे हूँ? जब अधिकारी मेरे सामने आता है, हालात क्या होते हैं आप बताओ? पानी भरता है नहीं भरता है? तो अभी तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, तब ये हाल है। अगर मैं ताकतवर होऊंगा तब क्या हाल होगा, समझते हो? इसलिए हाल तो ऐसे ही होने। ठीक है, जो अधिकारी काम नहीं करेगा सस्पेंड होगा, मुकदमा लगा के जेल भेज देंगे, सब क्लिक कर देंगे, चिंता मत करो। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा, इस लड़ाई में आप मेरा साथ दो। आप बताओ कौन कौन साथ देगा? हाथ खड़े करो, दोनों हाथ खड़े करो तब माना जाएगा। एक हाथ से नहीं, एक हाथ भैया के हाथ में हाथ नीचे करो। ये भूल जाएंगे जिंदाबाद जिंदाबाद करते हैं। अच्छा, मेरा चुनाव निशान बताओ, 1 मिनट रुक जाओ। मेरा चुनाव निशान बताओ क्या है?
किसने बताया हमारा? ये आप बताओ हमारा चुनाव निशान क्या है? किसे किसे बताओ, हाथ खड़ा करो। आप बताओ चुनाव निशान क्या है? ये केतली आपका चंद्रशेखर आजाद। चाहे तो आप इसे ताकतवर कर दो और चाहे अपने चंद्रशेखर आजाद को कमजोर कर दो। फैसला आप करो, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है? अगर केतली ताकतवर होगी तो चंद्रशेखर आजाद ताकतवर होगा, और चंद्रशेखर आजाद ताकतवर होगा तो फिर आप सब लोग ताकतवर होंगे। देखो, मैं पैदा भले ही सहारनपुर में हुआ हूँ, ये मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं वचन देख कहता हूँ ये गुरु घर है हमारा। क्या मैं कोई बात झूठ बोलता हूँ? ये हमारा गुरु घर है कि मैं अपनी कर्म भूमि इस जन्म भूमि को बनाऊंगा, इसको सतपुरा को और मैं सतगुरु रविदास जी महाराज के अपने गुरु घर में खड़ा कहता हूँ। मैंने इनके अलावा किसी को नहीं माना बचपन से लेकर आज तक, आप जानते होंगे। मैं आपको ईमानदार से कहता हूँ कि जब तक मेरे खून में लहू का आखिरी कतरा रहेगा मेरे शरीर में, मैं ईमानदारी से आपको आपके हक अधिकार को दिलाने से लड़ता रहूंगा। मैं आपको पीठ नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको मुंह नहीं छिपाऊंगा, मैं आपका वो खून नहीं जो मुंह में छिपा ले। और मेरे कंधों पे जिम्मेदारी आने वाली पीढ़ियों की, मेरी बहनों की, मेरी माओ की, मेरे छोटे बच्चों की, मेरे भाइयों की, मैं उनको पीठ नहीं दिखा सकता। आप सोचो, एक मुकदमा डर जाता आदमी। मेरे ऊपर कितनी गोली चली नहीं चली? लगी भी नहीं क्या? जिस दिन वो गोली लगी आपको कैसा लगा? आप बताओ मेरे ऊपर गोली क्यों चलानी पड़ी? क्योंकि कुछ नेता यहाँ सीबीआई ईडी इनकम टैक्स से डर जाते हैं, और आपका चंद्रशेखर आजाद ना सीबीआई से डरता ना ईडी से इनकम टैक्स से, क्योंकि वो भी आपसे डर गरीब का बेटा है। तो उसकी हत्या करने का प्रयास क्या? क्यों मारना चाहते हैं चंद्रशेखर आजाद को? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद खड़ा होगा तो गरीब खड़े होंगे, समझ रहे हो? चंद्रशेखर आजाद खड़ा होगा तो गरीबों के घरों में रोशनी आएगी, मेरी माओ बहनों को रोजगार मिलेगा, मेरी बहनों को पढ़ने की आजादी मिलेगी, उनको स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिलेगा, और कोई गुंडा उसकी हैसियत नहीं होगी किसी गरीब की मांग उठा के देख ले। ये लड़ाई है बस चंद्रशेखर आजाद की। और मैं फिर कह रहा हूँ, कोई आप देख लेना, अगर आपने प्यार आशीर्वाद दिया तो इतिहास लिखा जाएगा नगीना में, और याद करेगा पूरा भारत कि भाई इतिहास लिखा गया। क्या हमारे लोग गरीब अमीरों के गुलाम? अमीर पूछते हैं आपको, चुनाव के बाद किसने आगे पूछा कि किसने पूछा कि बच्चे बीमार है? ये पानी गर्म होकर निकलेगा। तो जब उन्होंने आपको नहीं पूछा, आप बताओ देखो, बुरा मत मानो, सच पूछो। आपने कितने लोग बैठे हैं आज? ये हमारी पहुंच से बहुत बाहर क्यों? बताओ ना, क्यों है हमारी पहुंच से बाहर? इसलिए बाहर है हमारी पहुंच से क्योंकि गरीबों को, अमीरों को गरीबों से कोई मतलब नहीं। तो गरीब भी अपने बारे में सोचें, ठीक है? अगर अपने बच्चों के लिए अच्छा स्कूल चाहिए, अच्छे कॉलेज चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, अपने लिए रोजगार चाहिए, जिनकी जमीन उनको जमीन चाहिए, और अपनी जिंदगी से गरीबी को खत्म करना है, तो फिर अपनी औलाद का साथ दो, ठीक है? दोगे नहीं दोगे बताओ? आखिरी बात, अभी लड़ाई का एक टर्म पूरा हुआ, अब देखो, कोई भी लड़ाई बिना सहयोग के नहीं लड़ जाती। ये मैंने मान्यवर काशीराम साहब से सीखा, ठीक है? जब आप अब जयंती मनाओगे ना, तो आप जयंती में चंदा इकट्ठा करोगे नहीं करोगे? क्यों करते हो? इस गांव में ऐसा भी कोई मजबूत आदमी होगा जो अकेला भार उठा सकता है, लेकिन उसमें हम हिस्सेदारी करते हैं। ये जयंती हमारी अपनी है, इसमें हम सबकी भागीदारी होनी चाहिए, और होनी चाहिए उनसे। तो पहले तो एक नंबर नोट करो आप, वरना बात खराब होगी। बीच में कहते नंबर बताओ, नोट करो। 78 मोबाइल फोन निकालो, मोबाइल फोन 78 दोबारा 78 82 78 07। ये अंग्रेजी में होगा, हिंदी में सुन लो। 78 82 78 07। जब इस नंबर पे आप मिस कॉल करोगे तो वो हमारे ऑफिस में चली जाएगी। जहां इस ऑफिस में सारे रिकॉर्ड जमा हो रहे हैं, वहां पता लग जाएगा कि छठपुरा कितने लोगों ने हमारे प्रति प्यार जाहिर किया। नंबर पता लग गया?
देखो 78, 88, 88, 07। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात 32 तारीख की है, तो 23 तारीख की रात को आपको मेरी एक बात माननी है। पहले क्या करोगे? 23 तारीख की रात को अपने घरों पे दीपक जलाना। क्यों जलाओगे? एक तो दीपक रोशनी का प्रतीक, और हमारे घरों में तो रोशनी आएगी, हर दिन में भी रोशनी आएगी। दूसरा, हमें ये भी बताना कि हम हमारे महापुरुष गुरु कौन है, हम किनको मानने वाले लोग, समझ रहे हो? और हमारी जो औलाद है, बाबा साहब ने कहा जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। हमारे बच्चे भी जाने कि हम ये सदगुरु रविदास जी महाराज कौन, समझ रहे हो? अपने इतिहास को जिंदा रखने के लिए अपने अपने घरों पे दीपक जलाना, गुरु घर में भी दीपक जलाना। जिस तरह और सब लोग अपने त्योहारों पर सजाते हैं, आप भी सजाना, समझ रहे हो? कि आपका इतिहास जिंदा रहे। आप भूल गए ना, आपको लगता है आप भेड़ बकरी हो, इसलिए मर रहे हो आप लोग, भेड़ बकरी बैठ भी आपके जहाँ समझ रहे हो? भेड़ बकरी नहीं हो आप। और सुनो, आप देखो जिनसे मुकाबला है उनके पास पूरी मीडिया है या नहीं है? पूरे माफिया है, पूरी सरकार उनकी है, पुलिस उनकी है, इंटेलिजेंस उनकी है, सारी मशीनरी उनकी है, और उनके पास पैसे की भी कमी नहीं। तो उनका मुकाबला कैसे करेंगे? उनका मुकाबला करेंगे आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद। तो चाहे आप 1 रुपए की मदद करें, लेकिन अपनी मेहनत ईमानदारी कमाई से मदद करें। उसका कारण आपका दिया हुआ 1-1 रुपया मुझे ताकत देगा, मेरा हौसला बढ़ाएगा, और वो 1 रुपया मेरे लिए आशीर्वाद जैसा। आप ये मत सोचना कि हम 1 रुपया देगा छोटे हो जाएंगे। मैं कहता हूं जो 1 रुपया देगा वो मेरे लिए 1 लाख से भी बड़ा। जिसके और वो कोई हिम्मत वाला हो तो और भी दे दे, ठीक है, लेकिन 1 रुपया तो कम से कम सहयोग करें, जिससे आपके खून की हिम्मत बढ़े और वो इस लड़ाई को मजबूती से लड़े। आप भी चाहते मजबूती से लड़ूं? बताओ, कितने लोग चाहते हैं मजबूती से लड़ूं? ऐसे उठाओ फिर दूसरा हाथ। एक हाथ वाले की बाहर वाले पर जो एक हाथ में फलपुरा वाला दोनों हाथ उठा बालजी, अब इस केतली को वहां रख दो। और देखो अभी एक आखिरी बात और पूछनी है। अगर कहते धोखे से बुरा होता है, वहीं शुरू करो, डालो इसको तो 1 पे 10 रुपए डाल लीजिए, डालना शुरू करो। देखो भाई, खलपुरा वाला हाथ उठवा के पूछ रहा हूँ, धोखे से बुरा होता है ना? धोखा ही बुरा होता है ना? धक्का दे दो, धोखा मत दो। ये कह दो कि तेरे साथ में नहीं हो, साथ देंगे, कोई बात नहीं है। आपका खून मांगूंगा, आपका खून पुलिस के लिए मांगूंगा, उससे आपका खून आपकी सेवा करना धर्म में देना, इसलिए दरबार छोड़ा है। लेकिन अगर धोखा दोगे तो आज कह दो कि भाई से और अगर साथ हो तो फिर दोनों हाथ उठा के वादा करो कि दिमाग में ताकत देकर आप हिम्मत बढ़ाओ, सहयोग करो। चाहे 1-1 रुपए की मदद करो, लेकिन आगे बढ़ के जाओ, रास्ता छोड़ो भाई।